नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की क्लासें आपकी कंटिन्यूस चल रही हैं। आप रोज़ पेपर दे कर के आ रहे हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर्स इन क्लासों से बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी हैं वो इस डर को लेकर के रहते हैं कि सर हमारी जो इंग्लिश है वो बहुत कमज़ोर है। आप इंग्लिश की भी चिंता मत कीजिएगा, आपको मैराथन क्लास ऐसी दी जाएंगी कि क्वेश्चंस आपके सीधे वहाँ से भी पुटअप होंगे। और आप लोग देख पा रहे हो आपके 2 पेपर अब तक हो चुके हैं, दोनों ही पेपर बहुत बढ़िया गए हैं और दोनों ही पेपरों में अच्छा आप लोगों ने प्रदर्शन किया है क्लासों के माध्यम से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग अच्छी मेहनत करके आप लोग इन क्लासों का रिवीजन करके अच्छे से जाएंगे। क्लास को जाते टाइम जब भी आप जाएँ तो कम से कम 2 से 3 बार आप इसका रिवीजन करें। रिवीजन करने से बार बार आप लोगों के माइंड में वो चीज़ स्थायी हो जाती है। तो आप सभी के लिए आज की इस क्लास में हमने बात करेंगे, ये जो हमारा तीसरा पेपर है भारतीय समाज और शिक्षा को लेकर के, इसका मैं आपको एक पहला मॉडल पेपर आपको बता रहा हूँ। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर हैं। और आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर आपकी मैराथन क्लासें भी ऑलरेडी डली हुई हैं। आप लोग कंटिन्यूस सबसे पहले आपको मैराथन क्लासों को लेना है। आपको सबसे पहले नोट्स पढ़ने हैं और नोट्स पढ़ने के पश्चात आपको फिर अपने मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पढ़ के जाना है। और फिर आप लोग देखिएगा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कैसे बाहर जाता है। किसी भी कंडीशंस में आपके 1 या 2 प्रश्न रह जाते हैं, हर पेपर में भी रह जाते हैं स्टूडेंट के, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप लोग इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप खुराना क्लासेस एप्लीकेशन ज्वाइन कीजिएगा और टेलीग्राम को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। प्रश्न आता है हमारा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। ये जो हमारा चौथा पेपर है बहुत सरल है। पहला आपका क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय भाषा कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 18 भाषा हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी जो वर्तमान में संविधान के अंतर्गत कितनी भाषा है, तो आपको आंसर बताना है 22। लेकिन इसमें 22 ऑप्शन दिया नहीं गया है, 18 जगह तो मूल संविधान की बात की जा रही है। मूल संविधान में आपकी 18 भाषाएं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की संकल्पना किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों MN श्रीनिवास। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है नंबर 3 पर, मुस्लिम समुदाय की विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सच्चर समिति, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963 में बनाई गई थी राजभाषा अधिनियम। ओके। अब हम आते हैं हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मार्क्स ने उत्पादन का रिश्ता किसे कहा है? उत्पादन का रिश्ता कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने किसे कहा है? आंसर देखिएगा, वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्यों का उत्पादन शक्तियों से एक साझा संबंध होता है। एक और वह वर्ग होता है जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं, और दूसरी ओर वह वर्ग होता है जिसके जो उस साधन के साथ काम करके उत्पादन करता है। ये दोनों जो वर्ग हैं इनके बीच का जो रिश्ता है वो मार्क्स ने उत्पादन का रिश्ता कहा था। तो क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, अस्पृश्यता का जो अंत है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मतलब छुआछूत का जो विरोध है, छुआछूत की छूट देने के लिए या विरोध करने के लिए आपको यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 17। और ये पिछले पेपर में भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, 2-3 बार अब तक आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, पितृसत्ता क्या है? पितृसत्ता क्या है? इसका जेंडर सामाजिकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिवार में पिता या मुखिया के द्वारा परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखना पितृसत्ता कहलाता है। जेंडर सामाजिकरण प्रक्रिया पितृसत्ता को पूर्ण रूप से नकारती है। जेंडर सामाजिकरण प्रक्रिया लड़की व लड़के को अपने विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास भी अच्छी लग रही होंगी। आपको लिखने का जो पैटर्न है मेरा टाइप करने का, ये भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और यूट्यूब चैनल वालों की बजाय। और पहली बार आपको यूट्यूब पर इस तरीके की जो AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मैं नोट्स आपको तैयार कर रहा हूँ वो यूट्यूब पर पहली बार आ रहे हैं BSTC वालों के लिए। ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और आप लोग हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आपको मैराथन जो क्लास है नोट्स वाली उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि वे अधिकार जो नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए गए हैं, जिनकी रक्षा करने की जो गारंटी है वो संविधान देता है। ये अधिकार सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के दिए जाते हैं, और हमारे संविधान में
भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं वर्तमान समय में? पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक अधिकार और था साथियों जो मूल संविधान के अंतर्गत था, वो संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन आपके वर्तमान की स्थिति अगर आपको पूछी जाए तो क्वेश्चन आपका वर्तमान की स्थिति के अनुसार ही आपको आंसर देना है, तो आपको 6 ही अपने फंडामेंटल राइट्स लिखने हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी और इसका उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी के अंदर भारत में आई थी, जिसका उद्देश्य था भारत के अंदर व्यापार करना। याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विषमता से आप क्या समझते हैं, समझाइए। यानी सामाजिक विषमता क्या होती है, इससे क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतः सामाजिक विषमता कहलाती है। आमतौर पर पूंजी के तीनों रूप कुछ लोगों के पास केंद्रित होते हैं, जैसे सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और आर्थिक पूंजी। उदाहरण के लिए मैं बात करूं इसी आंसर में कि अवसर जो है, उदाहरण के लिए अक्सर आदिवासियों में हम देखते हैं, अक्सर आदिवासियों में हम देखते हैं कि उनके पास जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त होते हुए भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक रिश्तों के अभाव में वे उन संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते हैं। अथवा में आपका क्वेश्चन है राजस्थान की विविधता को स्पष्ट कीजिए। साथियों, ये जो प्रश्न आपको मैं अथवा में दे रहा हूँ, ये प्रश्न आप लोगों के लिए हमारी मैराथन जो क्लास है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें जा करके आप अथवा वाले सभी प्रश्नों का आप लोग अवलोकन कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग मैराथन क्लास को ज़रूर विजिट करके जाएंगे, पूरी तरीके से वॉच करके जाएंगे। कभी 1 या 2 बार उसको रिवीजन आपको अच्छे से मारना है और उसके बाद देखिए आप लोग अपने एग्जाम्स पेपर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रश्न है आपका जाति की मुख्य विशेषताएं क्या है? और जो मैं आपको एक क्लास बता रहा हूँ साथियों, इससे प्रश्न सीधा पुटअप होगा, वहाँ आपके नोट्स में रिवीजन होगा और यहाँ पर आपकी क्लास में सीधा एग्जाम से क्वेश्चंस पुटअप होगा। तो आप लोग मैराथन क्लास और आपके जो मॉडल पेपर हैं इनको आप पूरी तरीके से निचोड़ के पढ़ के जाए। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि आपका एग्जाम से में क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। तो जाति की विशेषताओं की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जाति जन्मजात होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु भी उसी जाति में होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति कभी नहीं बदल सकता। कुछ जातियां उच्च होती हैं, कुछ जातियां निम्न मानी जाती हैं, जिसका निर्धारण जन्म के समय पर ही निर्धारित कर दिया जाता है। उच्च जातियों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं जो निम्न जातियों पर विविध प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं। जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी जो कठोर नियम हैं वो भी हमारे शामिल होते हैं। विवाह अपनी ही जाति में हम कर सकते हैं। लीगली रूप से बात यह है, सामाजिक नियम के अनुसार विवाह हम अपनी जाति में कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो विवाह हैं आजकल अंतर्जातीय विवाह भी होने लग गए हैं। संविधान भी इसकी मान्यता देता है। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सम्मेलन आजकल होते हैं, कोर्ट के माध्यम से भी आपको ये छूट दी जाती है। तो अंतर्जातीय विवाह आजकल वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो आजकल होने लग गए हैं। जाति व्यवस्था में खान पान के विशेष नियम होते हैं। सभी जातियों का खान पान रहन सहन अलग अलग होता है। तो ये हो गया हमारी जाति की विशेषताएं। अब आपको वर्ण की विशेषताओं की बात करें, प्रश्न पूछा जाए कि वर्ण की विशेषता बताइए, तो आपको वर्ण की विशेषता हमारी मैराथन क्लास में मिल जाएंगी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है साथियों यहाँ पर, जेंडर परिवर्तनशील है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? जेंडर क्या है? परिवर्तनशील है। जेंडर को हम बदल सकते हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो जेंडर वास्तव में परिवर्तनशील है। यह समय के साथ और संस्कृति के साथ, यहाँ तक कि एक परिवार से दूसरे परिवार में भी बदल सकता है। यहाँ प्राकृतिक नहीं है, यह क्या नहीं है? प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। यह सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं पर निर्भर करता है। तो आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय या उसकी आत्मा कहा है? तो किसको कहा है? संविधान का हृदय। ध्यान रखना, संविधान का हृदय और आत्मा हमारे 6वां जो अधिकार है, संवैधानिक मौलिक उपचारों का जो अधिकार है, वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। इसके अंतर्गत नागरिक सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ध्यान रख लेना इसका। अथवा हमारा क्वेश्चन है बालिका शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी मैराथन में करवा दिया है। और समाजवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? ये भी प्रश्न आपको मैराथन में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूर आप लोग उसको वॉच करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हंटर कमीशन
ने दलितों की शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया? आंसर इसका देखो, स्थापना इसकी ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में की गई थी। ज्योतिबा फुले ने भी इसका ज्ञापन प्रस्तुत किया था कि दलितों की शिक्षा के लिए पृथक विद्यालय खोलने और सभी जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति का सुझाव भी उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज ने अंग्रेजी के महत्व को क्यों आवश्यक माना? तो तकनीकी ज्ञान ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी भाषा में सिखाया जाना ज़्यादा उचित प्रतीत होता था, जो प्राचीन धार्मिक शिक्षा में नहीं था। ठीक है भाई, अब आपको मैंने जो प्रश्न बताया है, क्वेश्चन नंबर 14 जो प्रश्न बताया है, इसके अथवा में आपको प्रश्न ये है कि शारदा निकेतन के बारे में या शारदा सदन के बारे में आप लोग टिप्पणी लिखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैराथन में मिलेगा। और दूसरा है, राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व को समझाइए, राष्ट्रीय शिक्षा क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको मैराथन में मिलेगा। देशज शिक्षा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिएगा, ये भी आपको मैराथन क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, तो तीनों प्रश्नों के आपको मैं ऑब्जेक्टिव अथवा में आपको एक प्रश्न है, ये भी आप लोग जरूर मैराथन क्लास से विजिट करेंगे। 1813 के चार्टर अधिनियम की क्या विशेषता है? 1813 के चार्टर अधिनियम की क्या विशेषता है? तो इस अधिनियम ने शिक्षा नीति में बीच का रास्ता निकाला, मिशनरियों को अनुमति परंतु शासन का समर्थन, भारतीय ज्ञान के संरक्षण और आधुनिक विज्ञान दोनों के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये था अपना 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 17वां। इस 17वें प्रश्न में आपसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट की आपको व्याख्या करनी है कि परमादेश क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, उत्प्रेषण क्या होता है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको मैंने उसमें बता दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, इनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको मैराथन में बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें हालांकि मैराथन में है, लेकिन मैंने प्रश्न निकाले हैं कि आपसे एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, परमादेश क्या होता है कि यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून या संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी प्रभावित नहीं हो रहा, तो ये होता है हमारा परमादेश। इसमें ही पूछता है आपसे कि प्रतिषेध क्या होता है। प्रतिषेध क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखो कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने के लिए रोक देती है और क्या करती है, निषेध आदेश जारी कर देती है। यह कहलाता है हमारा प्रतिषेध। उत्प्रेषण के बारे में देखो, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना किसी अधिकार के कोई भी काम करता है तो ऊपरी अदालत उसके सामने विचार अधीन मामले को अपने पास हस्तांतरण कर देती है, ये होता है उत्प्रेषण। ठीक है भाई, अधिकार प्रेक्षा क्या है, अधिकार प्रेक्षा क्या है इसके बारे में, और बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है इसके बारे में, ये दोनों पॉइंट आपको याद रख लें, मैराथन क्लास से भी आपसे पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं सामाजिक अपवर्जन या सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। तो देखेंगे, सामाजिक बहिष्कार आप लोगों ने सुना होगा अधिकतर कि उस व्यक्ति को जात से बाहर कर दिया, तो वो होता है सामाजिक बहिष्कार। अब इसको हम भाषा में किस तरीके से पढ़ेंगे, वे तौर तरीके जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है और उसे अलग कर दिया जाता है। यह व्यक्ति को निम्न अवसरों से वंचित कर देता है, जैसे व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, रोटी कपड़ा मकान ये उसे उपलब्ध नहीं हो पाते समाज के अंदर, और शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंक, ठीक है, ये चीज़ों से भी व्यक्ति को वंचित रखा जा सकता है, तो उसे बोलेंगे हम सामाजिक बहिष्करण। सामाजिक भेदभाव आकस्मिक या अनायास रूप से नहीं होता बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है, ये समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, शहरों या कस्बों में हम हजारों गरीब लोगों की तरह धनी व्यक्तियों को कभी कभी फुटपाथ पर सोते हुए नहीं देखते। इसका अर्थ यह नहीं है कि धनी व्यक्ति फुटपाथ का प्रयोग करने में बहिष्कृत है, यदि वे चाहें तो निश्चित रूप से इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब बहिष्कार का स्वरूप किस तरीके का होता है, देखिए, प्रत्येक समाज के अपने अपने नियम होते हैं, मूल्य होते हैं। समाज के प्रत्येक सदस्य को उन नियमों और रीति रिवाजों को मानना या व्यवहार करना अनिवार्य होता है, और कई समाजों में खाप पंचायतें होती है। ठीक है, जैसे उसके समाज के नियम होते हैं कि समाज के नियमों को न मानने वाले को तथाकथित समाज से अलग कर दिया जाता है, समाज में उसका हुक्का पानी या समाज में बैठना उठना बंद कर दिया जाता है, समाज व्यवहार निषेध कर दिया जाता है, और समाज के किसी भी कार्य में उसको शामिल भी नहीं किया जाता। तो ये होते हैं समाज से किसी व्यक्ति को बाहर करने का स्वरूप, है ना। वैसे अलग अलग समाज में बहिष्कार करने के अलग अलग रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज से आप क्या समझते हैं और समाज की आवश्यकता क्यों होती है, इसके महत्व क्या है, इसके बारे में भी आपको मैराथन क्लास में आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जातिवाद क्या होता है। जातिवाद क्या है, एक समस्या के रूप में इसको समझाना है।
जातिवाद को एक समस्या के रूप में आपको बताना है। तो देखेंगे आपको मैंने डायग्राम बना के पूरी तरीके से, आप चाहे तो डायग्राम के माध्यम से बना सकते हैं, एग्जाम में आपको अच्छा नंबर मिलेगा, आपको कॉपी भी सुंदर लगेगी जिस तरीके से मैंने आपको डिज़ाइन करके बताया है। तो कर्म के आधार पर विभिन्न वर्ण जो होते हैं जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इनमें स्तरीकरण किया गया था जो उनके पूर्वज किया करते थे। कालांतर में कर्म के आधार पर कर्म पर आधारित व्यवस्था जन्म पर आश्रित होकर के विभिन्न जाति और उपजातियों में विभाजित हो गई थी। परंपरागत जातिगत सामाजिक व्यवस्था में धीरे धीरे अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव जैसी कुरीतियों ने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप चौथा जो सोपान था उसकी स्थिति में चौथे सोपान पर स्थित सेवा कार्य से जुड़ी जातियों का भी शोषण किया जाने लग गया। आज भी जातिगत भेदभाव और असमानता समाज में मुखर और प्रच्छन्न के रूप में लगातार कायम है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो जातियां संगठित होकर के दबाव समूह के रूप में कार्य कर रही हैं, है ना। आरक्षण का फायदा उठाने के लिए जातिगत आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जातियों में परस्पर वैमनस्य की भावना में वृद्धि हो रही है जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, जिससे हमारे जान माल का भी काफ़ी नुकसान होता है और ये स्थिति राष्ट्रीय एकता को भी नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, तो ये आपको याद करके जाना है। अगला हमारा क्वेश्चन है जातीय जनजातीय समूह क्या होते हैं और इसका क्षेत्रीय विस्तार बताते हुए जाति और उपजाति में अंतर बताओ। सबसे पहले आपको आंसर ढूंढना है, अपनी मैराथन में मिलेगा कि जनजातीय समूह क्या होता है और जाति और जनजाति में क्या अंतर है। ये दोनों ही फैक्ट आपको मैंने मैराथन क्लास में समझा दिए हैं, देख लेना आप लोग उस वीडियो को उठा करके। जेंडर सामाजिकरण क्या होता है, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख करो। मान्यता के आधार पर महिलाओं तथा पुरुषों की असमानताओं को प्राकृतिक मान लिया जाता है। यह जैविकीय और शारीरिक विशेषताओं को निर्धारित करती है। मनुष्य नर तथा मादा की तरह पैदा होते हैं, लेकिन हर समाज और संस्कृति लड़की और लड़कियों की परवरिश करते समय उन्हें अलग अलग भूमिकाओं, जवाबदारी, गुणों आदि के जरिए अलग अलग रूपों में डालने का प्रयास करते हैं। इस सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, सामाजिक जेंडरीकरण कहेंगे। ठीक है, जेंडर का सामाजिकरण। जेंडर सामाजिकरण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, देखेंगे कि यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। अनेक दक्षिण एशियाई समाजों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो बेटे के जन्म पर खुशी मनाई जाती है, लेकिन बेटी के जन्म पर नहीं मनाई जाती। बेहतर देखभाल, प्यार, सम्मान, खान पान सब बेटे को दिया जाता है, लेकिन बेटी जो होती हैं उनको शर्मीली बनने और घर में रहने की हिदायतें दी जाती हैं। प्रोत्साहित किया जाता है लड़कों को, उनको ताकतवर मजबूत बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन लड़की जो होती है ऐसे कपड़े जिससे वह पेड़ पर नहीं चढ़ सके, साइकिल न चला सके, ऐसे कपड़े पहनने की अनुमति दी जाती है ना। लड़के जो होते हैं बाहर घूमें, खूब आराम से बाहर खेलें, लेकिन बेटियां जो होती हैं, औरतें जो होती हैं छोटे भाई बहनों को संभालने का काम करती हैं। ठीक है, ये परिवार के अंदर कुछ लिमिट्स बनाई जाती है महिलाओं के लिए। ये तमाम फ़र्क जेंडर के हैं जिन्हें सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्राकृतिक लिंग और सामाजिक लिंग, ये जो दोनों में अंतर है, प्राकृतिक लिंग और सामाजिक लिंग, सेक्स और जेंडर दोनों के बारे में मैंने मैराथन में बता दिया है। और वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताएं, ये भी आपको मैराथन में मिल जाएगा, पढ़ के जाना है आपको जरूर, है ना भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान में भाषा और राजभाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो संविधान में सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा, हिंदी को लेकर के। भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। हिंदी वैज्ञानिक सरलतम भाषा, भारत के 9 राज्यों की मातृभाषा हिंदी है। संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री होने के कारण ये उत्तर भारत की भाषाओं में सबसे बड़ी बहन है और भारत के लगभग 80% भारतीय जो लोग हैं उनके द्वारा बोली जाती है और समझी भी जाती है। यही कारण है कि इसको भारत की संपर्क भाषा भी माना गया है। केंद्र की सरकारी कामकाज के लिए भी संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है भाई, अब संविधान में हमारे में राजभाषा क्या होती है, देखेंगे। संविधान में राजभाषा, किसी भी राजकार्य या शासन के कार्यों के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा भी केंद्र की या संपूर्ण देश की प्रशासनिक भाषा होती है। राजभाषा प्रांतों की मातृभाषा के रूप में, मातृभाषा में प्रांतों के भी राजकार्य होते हैं। जैसे गुजरात की राजभाषा गुजराती, मातृभाषा भी गुजराती है, तो पंजाब की पंजाबी है, तमिलनाडु की तमिल है। हिंदी भाषी प्रांतों की राजभाषा और मातृभाषा हिंदी होती है। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी है, प्रांतों की राजभाषा वहाँ की मातृभाषा है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर डिस्कशन करें थोड़ा सा आगे चल के, तो एक भाषा जो है हमारी मातृभाषा होती है, दूसरी अंग्रेजी होती है और तीसरी अन्य आधुनिक
कोई भारतीय भाषा, संस्कृत या अन्य भाषा कोई अंग्रेजी हो सकती है, उनमें हमको शिक्षा मिलती है। इस प्रकार हिंदी भाषा प्रत्येक भारतीय बालक को पढ़ाना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिएगा। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं जो मैंने पूरी आपको पढ़ा दी हैं। अब आपका यहाँ पर पहला गैस जो पेपर है, मॉडल पेपर है, कंप्लीट होता है। आपको ये प्रश्न कैसे लगे, आप एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा देंगे, मुझे पता है। प्रश्न यहीं से बनेंगे। आपको मैं 3 तो मॉडल पेपर दूंगा और एक हमारी मैराथन क्लास है। इनको आप पूरा रट के जाना है, पूरे के पूरे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उनका भी भला हो जाएगा दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुरंत की तुरंत, और आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और भैया खूब सपोर्ट करो अपना, कोई कंजूसी नहीं करना है। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। मैं भी मेहनत करता हूँ, मेहनत आप भी कर रहे हैं, मेहनत का फल आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा। सबका सब ईश्वर मालिक है, देखने वाला है खूब अच्छी तरीके से। और आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं भगवान ने कुछ ना कुछ ज़रूर देने के लिए रख रखा है। तो चिंता मत कीजिएगा, आप लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे। सभी क्लासों को पूरे तरीके से अटेंड करना है। और मैं आपको 2 मॉडल पेपर और लेकर के आऊँगा, उनका भी आप अच्छे से रिवीजन करके जाना है। और मैराथन क्लास सबको शेयर करनी है। थैंक यू सो मच।